जय हिंद दोस्तों। डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स पेंशनरी बेनिफिट के बारे में कई जानकारी इसमें दी है। ये डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स ने नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें कई जानकारी जो पेंशन से संबंधित होती हैं, ग्रेजुएटी कम्यूटेशन, लीव इनकेसमेंट और फैमिली पेंशन, 80 साल के बाद आपका एडिशनल पेंशन और 65 साल के बाद एडिशनल पेंशन के बारे में कहा गया है कि उसका क्या है, नियम क्या है, इसमें रूल्स जो आपको पेंशन बेनिफिट मिलते हैं। तो कई बातें इसमें कवर की गई हैं। आप देख सकते हैं ये 50 पेज की टोटल एडवाइजरी जारी हुई है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट कवर किए गए हैं। सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो आप नीचे आएंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें दी हैं, इसको मैं मेन चीजें आपको बता रहा हूं। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या रहेंगे, सर्विस पेंशन, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, कई चीजें इसमें दी हैं। कम्यूटेशन, लीव इनकेसमेंट, बेनिफिट ऑफ एजीआईएफ, पीएफ बैलेंस आपके बारे में, इसके बारे में सब चीज दिया हुआ है। फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंशन पेमेंट ऑर्डर। पीपीओ आपको जनरेट होता है, अगर नहीं जनरेट हुआ है, क्योंकि आप रिटायर होते हैं उस समय तो एक पीपीओ मिलता ही है, लेकिन रिटायर होने के बाद आप स्पर्श में माइग्रेट हो गए होंगे, उसका भी एक पीपीओ दिया जाता है। तो उस पीपीओ में आपका कम्यूटेशन आप अगर ले रहे हैं तो कम्यूटेशन के बारे में दिया जाता है, जानकारी उसमें रहती है। इंफॉर्मेशन ऑफ फैमिली पेंशन एंड हैंडीकैप्ड चाइल्ड के बारे में, इशू ऑफ डिजिटल थ्रू स्पर्श, आपका जो पीपीओ है ये डिजिटल स्पर्श के थ्रू आपको इशू किया जाता है। और बता दें कि 2 से 3 दिन में आपको ये आपके स्पर्श में आ जाता है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए और भी इसमें जानकारी दी है कि आपका पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी कौन सी है, क्या इसका काम होता है, तो इसके बारे में दिया है। लैंडलाइन नंबर भी इसमें सारे कवर किए गए हैं। बैंक अकाउंट किस टाइप के होते हैं, एक तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की 2 बैंक होती हैं, चाहे जैसे एसबीआई, पीएनबी हो गई पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में आईसीआई, एचडीएफसी, इस तरह की ये बैंकें हो जाती हैं। ज्वाइंट अकाउंट कराना जरूरी होता है आपके स्पाउस के साथ, और बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं आप। अगर चाहें कि इस बैंक में हमें अच्छी सुविधा नहीं मिलती है तो आप स्पर्श के थ्रू लॉगिन करके अपना बैंक अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ पेंशन अकाउंट किस टाइप के होते हैं, एक तो इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, दूसरा ज्वाइंट अकाउंट भी होता है, जो कि काफी चीजों में आपको ज्वाइंट अकाउंट ही रखना जरूरी है, क्योंकि जब डेथ हो जाती है एक सर्विसमैन की तो उसमें फैमिली की पेंशन में कोई रुकावट नहीं आती है। एमओयू किन किन बैंकों के साथ है जो आपको डीएसपी अकाउंट खोल सकते हैं। 5 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, आईसीआई बैंक, और 8 कमर्शियल बैंकें हैं जो कि एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी, इंडस बैंक, कैनरा बैंक, डीबीएस बैंक, ये बैंकें हैं। इसके बाद वेरियस फीचर ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज में बहुत सारे फीचर हैं, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट, कई तरह के एक्सीडेंट कवर हैं, एयर एक्सीडेंट कवर, चाइल्ड डिसेबिलिटी कवर है, चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट है, गर्ल चाइल्ड बेनिफिट आपको डीएसपी अकाउंट में मिलता है, और भी कई सारी बेनिफिट हैं, पीआई कवर मिलता है। और इसमें ये जानकारी इसमें इट हैज कम टू नोटिस दैट इफ जो पेंशनर्स हैं रिटायर हो जाते हैं, इसमें ये नोटिस किया गया है कि वो अपना बैंक अकाउंट डीएसपी को पेंशन में कन्वर्ट नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से उनको डेथ होने के बाद कई बेनिफिट नहीं मिलते हैं, जो कि आपका अगर पेंशन अकाउंट हो जाता है तो डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कराना जरूरी है, नहीं तो आपको पीआई कवर नहीं दिया जाएगा। ये इसमें बिल्कुल नोट करके दिया हुआ है। इसके बाद एडिशनल पेंशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स, कई पेंशनर्स ऐसे हैं जो कि 80 साल हो जाता है तो उनको 20% एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाता है, यानी कि आपकी 80 साल उम्र हो गई तो आपकी बेसिक पेंशन में 20% की और बढ़ोतरी कर दी जाती है। वहीं 85 में 30% की बढ़ोतरी कर दी जाती है, 90 ईयर्स क्रॉस होने पर 40% की, और 95 ईयर क्रॉस होने से 50% की। इसके बाद 100 ईयर क्रॉस होने से आपकी जो पेंशन है वो 100% बढ़ा दी जाती है। तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। एक डिमांड ये भी की गई है कि जब हमें 80 में
80 साल की उम्र में 20% दिया जाता है, तो वही 60 से 65 साल के बीच में 5% दिया जाना चाहिए, 70 साल तक 10% दिया जाना चाहिए, 75 साल तक 15% और 80 साल के बीच में हमें 20% का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। ऐसी मांग की है पेंशनर्स ने और इसके लेटर भी लिखे गए हैं। इनकम टैक्स आपका किस किस में लगता है, किस में एग्जम्प्टेड है, तो बता दें आपका इनकम टैक्स कम्पटीशन में एग्जम्प्टेड है, नहीं लगेगा, ग्रेजुटी में नहीं लगेगा, लीव इनकेसमेंट में नहीं लगेगा, जो आपको लीव इनकेसमेंट का पैसा मिलता है, एपी फंड का पैसा मिलता है उसमें नहीं लगेगा, फुल मंथली पेंशन आपकी जो है उसमें आपका कम्पटीशन का आपको लगेगा, जैसे कि डिसेबिलिटी पेंशन में आपको कम्पटीशन लगेगा, गैलेंट्री अवार्ड में आपको लगेगा जो आपका इनकम टैक्स लगेगा, और लाइफ फैमिली पेंशन में आपको इनकम टैक्स देना होगा। तो इन चीजों में आपको इनमें नहीं देना होगा, जो डिसेबिलिटी पेंशन, ये सारी चीजों में आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद किसमें इनकम टैक्स देना होगा, तो इसमें दिया है मंथली पेंशन में, फैमिली पेंशन में, इंटरेस्ट, अगर आपको कोई पेमेंट का इंटरेस्ट दिया गया है तो उसका भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। इसके बाद सस्पेंशन और स्टॉपेज ऑफ पेंशन, कब कब आपकी पेंशन रोकी जा सकती है, कोई क्रिमिनल काम किया हो तब आपकी रोकी जा सकती है, कोर्ट में विचाराधीन हो मामला। इसके बाद गलती, आपको कोई मिसलीडिंग काम किया है, पॉलिटिकल काम, ऐसा काम किया है जो कि मिसलीडिंग है, उसमें रोकी जा सकती है। एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरी है तो भी आपकी रोकी जा सकती है, जो आपका टाइम है एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का वो भी भरना जरूरी है। फॉरेन में आप अगर अपना चेंज करा लिया है नेशनलिटी, तो आप फॉरेन में अगर रह रहे हैं तब भी आपकी पेंशन बंद की जा सकती है नेशनलिटी चेंज कराने पर। नॉन क्वालिफाइंग पीरियड आपका कौन कौन सा हो सकता है, AWL नॉन क्वालिफाइंग पीरियड माना जाता है, जिसमें आपका जो पेंशन का बेनिफिट है ये काट दिया जाता है, तो AWL भी काटा जाता है। पीरियड ऑफ अंडर सिविल कस्टडी में है तो वो भी आपका पीरियड काट दिया जाता है कि आपने वो सर्विस नहीं की है, ये माना जाता है। इसके बाद कोर्ट मार्शल अगर हुआ है तो वो भी आपका काट दिया जाता है, तो आपका नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में ये आता है। AWL, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेके AWL हुए हैं तो वो भी आपका नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में आ जाता है। तो इस तरह से ये नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है। फार्मूला, आप पेंशन का फार्मूला कौन सा है, बेसिक पेंशन आपकी होती है 50%, आप टोटल जो ड्रॉ कर रहे हैं उसकी 50% आपकी पेंशन बनती है, जो आपकी सैलरी ले रहे हैं उसका 50%। इसके बाद जो आपकी पेंशन होती है पे मैट्रिक्स, MSP, और इसके बाद ग्रुप एक्स ग्रुप पे है तो वो भी आपको अगर अप्लीकेबल है तो उसमें आपकी बेसिक पेंशन बनती है। इसके बाद क्लास पे में भी पेंशन दी जाती है, तो आपकी इन सभी चीजों का कैलकुलेट करके 50% आपकी पेंशन दी जाती है। इसके बाद क्लास पे केवल MACP रैंक हवलदार तक ही कैलकुलेट की जाती है, JCO रैंक में क्लास पे नहीं दी जाती है। तो जो भी पेंशनर्स हैं ध्यान रखें, जो JCO रैंक से हैं वो क्लास पे नहीं लेंगे। पेंशन इन हैंड, आपको पेंशन इन हैंड जो मिलेगी रेसिडुअल पेंशन और उसके ऊपर DR बेसिक पेंशन पर, तो रेसिडुअल पेंशन होती है बेसिक पेंशन माइनस अमाउंट कम्यूटेड, जो कम्यूटेड अमाउंट कट रहा है उसको माइनस करके वो आपकी पेंशन होती है। रीएम्प्लॉयमेंट के टाइम पर अगर आपको रीएम्प्लॉयमेंट है तो जो आप 300 दिन की ग्रेजुटी 300 दिन की लीव इनकेसमेंट कर सकते हैं, पूरी सर्विस में आपको लीव इनकेसमेंट दिया जाता है। कम्यूटेशन के बारे में बहुत ही अच्छे फैक्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसमें जो दिए हैं। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इसमें है एज के हिसाब से आपका कम्यूटेशन फिक्स किया जाता है। रिस्टोरेशन ऑफ फुल पेंशन, यानी कि आपको 15 साल तक आपका कम्यूटेशन अगर आपने लिया है तो 15 साल का 180 महीने का कम्यूटेशन आपका कटता है। लेकिन अभी एक सुप्रीम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें 37 पेंशनर्स ने कम्यूटेशन के बारे में एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कम्यूटेशन हमारा 15 साल की बजाय 11.5 साल में कटना चाहिए, और ये इसलिए कटना चाहिए कि जब हमारा पहले जो कम्यूटेशन मिलता था उसमें उस समय इंटरेस्ट रेट 14-15% था, इसलिए हमें कम्यूटेशन 15 साल तक कटता था। अब इंटरेस्ट रेट 8%, 8.5% है, तो हमारा कम्यूटेशन की जो समय है वो कम किया जाए, तो उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उन 36-37 लोगों का कम्यूटेशन कटना बंद हो गया है, तो ये स्टे लगाया है और अभी इसमें सुनवाई चल रही है। तो जैसे ही
इसमें अगर जीतते हैं तो आपका कम्यूटेशन 11 से 12 साल के तक ही कटेगा अगर हम कोर्ट में केस जीत जाते हैं। इसके बाद इंडिविजुअल जो कम्यूटेशन लेते हैं उनके लिए बता दें, अगर आप रिटायर हो गए और आपने कम्यूटेशन नहीं लिया है तो 1 साल के अंदर अंदर, रिटायरमेंट के अंदर अंदर आप कम्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए री मेडिकल एग्जाम आपको पास कराना होगा अपनी किसी यूनिट से। री मेडिकल आपका होगा क्योंकि आप कम्यूटेशन दोबारा अगर रिटायर होने के टाइम पर ले रहे हैं, रिटायर होने के 1 साल के अंदर अंदर, तो आपको कम्यूटेशन मिल जाता है। उसके लिए री मेडिकल एग्जाम आपको कराना होगा। इसके बाद इसमें और चीजें दी हैं कम्यूटेशन के बारे में। टोटल आपको जो रिकवरी होती है फैमिली पेंशन से नहीं की जा सकती है। अगर एक्स सर्विसमैन पेंशनर्स की डेथ हो जाती है, कम्यूटेशन लिया हुआ है, तो आपकी रिकवरी नहीं की जाएगी आपकी फैमिली पेंशन से। जो फैमिली को पेंशन मिलेगी उनकी रिकवरी बंद हो जाएगी, यानी कि आपकी पेंशन वहां से शुरू हो जाएगी। इसके बाद कम्यूटेशन 50% मैक्सिमम ले सकते हैं, ये सैनिकों के लिए है, बाकी सिविल के लिए 40% तक ही कम्यूटेशन दिया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी हो जाता है। कम्यूटेशन अगर आप ले रहे हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट लूज करानी होगी रिटायरमेंट के बाद। और 7 CPC में जो कम्यूटेशन की रिकमेंडेशन है वो किस फैक्टर के अनुसार होती है, कम्यूटेड अमाउंट कम्यूटेड है 12 इंटू कम्यूटेशन फैक्टर। एक कम्यूटेशन फैक्टर आता है, उसका 12 से मल्टीप्लाई करके आपको कम्यूटेशन दिया जाता है। मैं आपको कम्यूटेशन फैक्टर आगे दिखाऊंगा, इसमें दिया हुआ है क्या क्या कम्यूटेशन फैक्टर होता है। तो इस तरह से आपको कम्यूटेशन दिया जाता है। इसके बाद इसमें ये भी कहा गया है, रिस्टोर ऑटोमेटिकली, जब आप 15 साल तक कम्यूटेशन कटने का समय है, जैसे ही 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे ऑटोमेटिक आपकी पेंशन जो है इस पर सिस्टम से रिस्टोरेशन, यानी कि आपकी जो पेंशन बनती है पूरी पेंशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका कम्यूटेशन कटना बंद हो जाएगा उसी टाइम से जिस टाइम का उसकी डेट होगी, ऑटोमेटिक कम्यूटेशन कटना बंद हो जाएगा। तो कई पेंशनर्स परेशान होते हैं कि हमारा कम्यूटेशन अभी टाइम हो गया, क्या बंद हो जाएगा? तो आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद कम्यूटेशन पेंशन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, कम्यूटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहे 50% कम्यूटेशन लें या इससे कम भी ले सकते हैं, तो ये भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। कम्यूटेशन फैक्टर के लिए ये चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कोई जो सैनिक है वो रिटायर होता है 35 साल की एज में, तो उसका कम्यूटेशन का जो फैक्टर का है वो 9.15 लगा के 12 से मल्टीप्लाई करके आपको कम्यूटेशन दिया जाता है। तो एज के अनुसार इसमें दिया हुआ है कम्यूटेशन फैक्टर जो होता है, उसी के अनुसार आपको कम्यूटेशन दिया जाता है। इसमें और भी चीजें इसमें दी है, ग्रेजुटी के बारे में दिया है। ग्रेजुटी डिपेंड करता है आपकी क्वालिफाइंग सर्विस जितनी आपने की है, डिस्चार्ज होते टाइम क्वालिफाइंग सर्विस क्या है, और इसमें 5 साल का एज वेटेज भी दिया जाता है, 5 साल का। जैसे कि मैक्सिमम एज 33 मानी गई है, लेकिन अगर आपको जो क्वालिफाइड सर्विस आपने 33 की है, अगर कोई 24 साल में रिटायर होता है तो उसको 5 साल के एक्स्ट्रा, यानी कि 24, 5, 29 साल तक उनका इसमें वेटेज दिया जाएगा। तो इसका फायदा आपको ग्रेजुटी में दिया जाता है। इसमें बता दें 20 लाख तक 7 CPC में ग्रेजुटी की सीमा थी, लेकिन जैसे ही आपका DA 50% हुआ है तो अब इसमें मैक्सिमम ग्रेजुटी की सीमा 25 लाख हो चुकी है। इसके बाद फैमिली भी डेथ ग्रेजुटी के बाद फैमिली भी इसके लिए ग्रेजुटी उनको दी जाती है जो सर्विस के टाइम पर अगर जो पेंशनर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो फार्मूला जो ग्रेजुटी का लगाया जाता है, क्वालिफाइंग सर्विस डिवाइडेड बाय 2 इनटू पे मैट्रिक्स, यानी बेसिक पे प्लस MS पे प्लस एक्स ग्रुप पे प्लस उसमें DR और प्लस इसमें क्लास पे जोड़ा जाता है। यदि अप्लीकेबल है, हवलदार रैंक तक अप्लीकेबल होता है तो इसको जोड़ा जाता है। इस तरह से आपकी इसमें ग्रेजुटी दी जाती है और इसमें 5 का प्लस कर दिया जाता है क्योंकि 33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्वालिफाइंग सर्विस। डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में और भी चीजें इसमें दी है। 20% आपको डिसेबिलिटी है, 20% डिसेबिलिटी है तो आपको 50% डिसेबिलिटी दी जाती है, इसके बारे में जानकारी दी है। और डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में 100% तक डिसेबिलिटी दी जाती है। अगर आपकी 50 प्लस जैसे लेस देन 20% डिसेबिलिटी है तो आपको कोई डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। अप टू 50% डिसेबिलिटी है तो आपको 50% डिसेबिलिटी दी जाएगी।
अप टू 51 टू 75% डिसेबिलिटी है तो आपको 75% डिसेबिलिटी दी जाएगी। 76 से 100% डिसेबिलिटी है तो आपको 100% डिसेबिलिटी मिलेगी। तो इस तरह से डिसेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसमें और भी कहा गया है कि एंटायर पेंशन इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर दोज हु आर रिसीव्ड ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। अगर आप डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं तो आपकी इनकम टैक्स उसमें छूट मिलेगी। जो भी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं उनके लिए डिसेबिलिटी पेंशन में इनकम टैक्स छूट मिलेगी। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई पेंशनर्स हैं जो जिनको ये बहुत ही काम आएगा। तो बता दें, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है जो इनहेंस रेट जो है 50% के हिसाब से दिया जाता है। फिर बाद में 7 साल में नॉर्मल रेट से 30% आपको फैमिली पेंशन दी जाती है। पहले 50% कर दी जाती है जब आपकी डिसेबिलिटी फैमिली पेंशन दी जाती है, और 7 साल बाद आपको नॉर्मल रेट में 30% पेंशन दी जाती है फैमिली पेंशन। स्पेशल फैमिली पेंशन 60% दी जाती है और लेबलाइज फैमिली पेंशन 100% दी जाती है। इसमें और भी एक फार्मूला दिया हुआ है। फैमिली पेंशन 50% आपको दी जाएगी, 7 साल तक ये लगातार आपको 50% मिलेगी। इसके बाद बता दें कि 7 साल के बाद आपको ये 30% कर दी जाती है। और जो 7 साल का मतलब है अगर 67 साल से ज्यादा एज भी नहीं होनी चाहिए। 67 साल अगर हो जाएगा पहले तो जो भी पहले हो जाता है उसको काउंट कर लिया जाता है और उस तरह से आपकी पेंशन 30% कर दी जाती है। पहले फैमिली पेंशन मिलती 50%, 7 साल तक 50% मिलती रहेगी, बाद में 30% हो जाती है। तो ये ध्यान रखें जो भी फैमिली पेंशनर्स है। इसके बाद इन केस ऑफ डेथ व्हाइल सर्विंग, जब सर्विस कर रहे हैं उस समय अगर डेथ हो जाती है तो इनहेंस रेट से फैमिली पेंशन 10 साल तक आपकी फैमिली पेंशन 50% के हिसाब से आपको मिलती रहेगी। तो ये है 50% के हिसाब से आपकी फैमिली पेंशन लगातार चलती रहेगी। एलिजिबल जो फैमिली पेंशन है उसमें एलिजिबिलिटी दी है कि कैसे कैसे चिल्ड्रन बच्चे भी एलिजिबल हैं जो कि 25 साल से कम एज है या अनमैरिड है, तो इस तरह से वो भी एलिजिबल है। तो इसमें सारी चीजें दी हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसके थ्रू आप इसमें कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, डेथ इंटीमेशन टू इंटीमेट फैमिली पेंशन। जब जो रिटायर हो गया है सैनिक उसको फैमिली पेंशन, उसको पेंशन मिल रही है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, रिटायर होने के बाद में डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली पेंशन चालू कराने का प्रोसेस क्या है उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी है। जैसे ही अगर एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन चालू कराने के लिए इसमें दिया है डेथ सर्टिफिकेट सबसे पहले आपको बनवा के रखना है रजिस्ट्रार से। इतना ध्यान रखें, जैसे ही एक्स सर्विसमैन की डेथ होती है और डेथ होने के बाद पहला स्टेप आपको क्या करना है, स्पर्श में लॉगिन करना है यूजर नेम पासवर्ड डाल के, और उसमें स्टेप 2 में आपको करना है इनिशिएट फैमिली पेंशन यानी फॉर फैमिली पेंशन। इनिशिएट फैमिली पेंशन में क्लिक करना है और इसके बाद स्टेप 3 में क्लिक करना है जिसमें कि आपको फुल डिटेल अपने भरना है। उसमें जो भी पेंशनर्स की डिटेल, नाम, रिलेशनशिप, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी मांग रहे हैं वो भरना है। स्टेप 4 में अपलोड वैलिड डेथ सर्टिफिकेट इशू बाय रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ डेथ, यानी कि आपको उसमें रजिस्ट्रार से डेथ सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी होगी। इस तरह से आपकी फैमिली पेंशन 4 स्टेप से शुरू होगी। तो सबसे पहला काम होता है डेथ सर्टिफिकेट बना के रखना, और ये टोल फ्री नंबर भी दिया है, अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो इस टोल फ्री नंबर से डेथ फैमिली पेंशन चालू कराने के लिए बात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, जो भी इससे चाहते हैं वो इसको रख लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है। थैंक यू, जय हिंद।